Hello and welcome you all in your history class. It's Deepak Tiwari, your teacher, here with a new topic which is related to the regional kingdoms during later Mughals, which is the second part of the video of your chapter India in 18th century. Now let me start the topic. As we know, there are the basic or the different causes of the declination of the Mughal Empire in 18th century. Then what were the reasons about that? We have already mentioned in the part 1 of the video. Now in second part there are the three main or the large provinces जैसे बंगाल, अवध and Hyderabad. Then largest provinces become independent during the reign of the later Mughals. तो later Mughals के समय में basically तीन बहुत ही बड़े बड़े provinces जैसे बंगाल, हैदराबाद and अवध ये independent हो गए. अब अगर हम पहली बात करते हैं, if we talk about the Bengal at first, तो Bengal is a large province at that time. Also it has a position which is economical very balanced. तो इकोनॉमिकली वो बहुत ही ज़्यादा प्रॉस्पेरस और बैलेंस्ड था. क्यों? क्योंकि अगर आप देखें तो बिहार, ठीक है, पश्चिम बंगाल यानी वेस्ट बंगाल भी था और उस समय आपका बांग्लादेश भी था. साथ ही साथ में आपके कुछ उड़ीसा के भी प्रांत थे, प्रोविंसेस थे, और छत्तीसगढ़ और झारखंड के भी कुछ क्षेत्र इस बंगाल में आते थे. तो पहली बात तो लार्जेस्ट प्रोविंस था. अब इसके इंडिपेंडेंट होने के कुछ रीजंस क्या थे? तो पहला रीजन तो ये था कि एट द टाइम ऑफ द मुगल्स द कैपिटल ऑफ द मुगल एम्पायर इज दिल्ली. तो दिल्ली उनका कैपिटल था. ठीक है. अब दिल्ली और बंगाल के बीच में जो डिस्टेंस का जो डिफरेंस था तो बहुत ही ज़्यादा डिस्टेंस था, जिसकी वजह से एक सेंट्रलाइज्ड जो गवर्नमेंट था और जो रूलिंग थी, एडमिनिस्ट्रेशन को देख रेख थी, वो नहीं हो पा रही थी. जिसके चलते ये जो रीजनल जो आपके प्रोविंसेस जैसे बंगाल के जो रीजनल क्षेत्र थे उसके जो रीजनल रूलर्स थे उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे अपने आप को डोमिनेट करना शुरू किया. उस जगह के लोगों को, उस प्रोविंसेस के लोगों के ऊपर डोमिनेट करना शुरू किया गया. और एज वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर इन द फर्स्ट पार्ट दैट देयर आर द इनएफिशिएंट और इनकैपेबल रूलर्स इन द मुगल एम्पायर, द लेटर मुगल्स. तो इसका फायदा उठा के वो जो रीजनल रूलर्स थे उन्होंने डोमिनेट करना शुरू किया गया और उन लोगों पर, उन पीजेंट्स पर धीरे धीरे करते करते इन्होंने उसको बंगाल के प्रोविंसेस को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया और उसमें रूल करने लगे. सो एट द टाइम ऑफ द मुर्शीद कुली खान विच वाज द गवर्नर, सो एट द टाइम 1713 बिटवीन 1713 टू 1719 के बीच में क्या हुआ, फर्रुख शियार जो कि लेटर मुगल का एक एम्परर था, उसने क्या किया कि मुर्शीद कुली खान को बंगाल का गवर्नर अपॉइंट किया. ठीक है. जब बंगाल का गवर्नर अपॉइंट किया तो उस समय क्या हुआ कि गवर्नर होने के साथ साथ उसने एक चीज का फायदा ये उठाया कि भाई अब उसने देखा कि जो हमारा फर्रुख शियार है वो इनकैपेबल रूलर है, उसका सेंट्रलाइज्ड जो फ्रेमवर्क है, एडमिनिस्ट्रेशन का तरीका ठीक नहीं है, ठीक है, अनपॉपुलर है. तो उसने इसका फायदा उठाया और फायदा ये उठाया कि धीरे धीरे वो डोमिनेट करने लगा, उसके प्रोविंसेस को अपने हक में, अपने फेवर में मिलाता गया और इस तरीके से बंगाल को उसने पूरी तरीके से अपने फेवर में कर लिया और उसको इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया. सो shifted और at that time whenever he was ruling in on Bengal, तो उसने ढाका कहाँ है, बांग्लादेश में, तो ढाका से अपनी कैपिटल शिफ्ट करके कहाँ पे, मुर्शिदाबाद को किया, इस्टेब्लिश किया. यानी कि शिफ्ट कर दिया कैपिटल ढाका से मुर्शिदाबाद जो कि बंगाल की कैपिटल थी. देन सक्सीडेड बाय, ही वाज सक्सीडेड बाय शुजाउद्दीन इन 1727. तो उसके बाद शुजाउद्दीन आता है, फिर ये भी एक इंडिपेंडेंट रूलर था. साथ ही साथ में आफ्टर अलीवर्दी, शुजाउद्दीन के बाद अलीवर्दी खान आता है और सिराजुद्दौला जो कि लास्ट बंगाल का नवाब था. ठीक है. देन अब इसके बाद देखें तो जैसा कि मैंने बताया कि वहाँ पे जो बंगाल था वो बहुत ही ज़्यादा प्रॉस्पेरस था. उस समय बंगाल बहुत ही ज़्यादा प्रॉस्पेरस था क्योंकि एक लार्ज प्रोविंस था. साथ ही साथ में इसके ऊपर नज़र किसकी पड़ी, ब्रिटिशर्स की नज़र पड़ी. क्यों? क्योंकि देखिए कि बंगाल कहाँ पे है, एक तट पर है. ठीक है. वहाँ पे पोर्ट्स हैं और बे ऑफ बंगाल की तरफ, तो वहाँ से ट्रेड और कॉमर्स के लिए बहुत ही एक रूट था, जिसकी वजह से इन ये व्यापारी जो थे, जो ट्रेडर्स थे, वो अमूमन आया करते थे और एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का काम चलता था. तो प्रॉस्पेरस तो था. अब इसकी नज़र किसकी पड़ गई, यहाँ पर ब्रिटिशर्स को इसकी नज़र पड़ गई. देन अब क्या हुआ कि ब्रिटिशर्स ने इसके चलते बैटल ऑफ प्लासी
जो कि 23 जून 1757 में लड़ा गया, बैटल ऑफ प्लासी बिटवीन सिराजुद्दौला व्हिच वाज द नवाब, द लास्ट नवाब रूलर ऑफ बंगाल, एंड बिटवीन द ईस्ट इंडिया कंपनी। इनके बीच में ये बैटल ऑफ प्लासी फॉट किया गया। देयरआफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर व्हिच वाज ऑन 1764 in the year 1764 on 22nd of October, then the Britishers East India Company and combined forces, तो कंबाइंड मुगल फोर्सेस के बीच में और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में ये लड़ा गया। और हेक्टर मुनरो, ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से हेक्टर मुनरो ने ऑर्डर दिया कि हाँ लड़ना चाहिए। और कंबाइंड मुगल्स के बीच में आपका सिराजुद्दौला था, और उसके बाद मिर्जा नजफ खान था और मोहम्मद कासिम था, ठीक है, मीर कासिम था। तो उस समय मीर कासिम जो है बंगाल का नवाब था। तो चलिए, ये तो बंगाल की बात हो जाती है। तो बेसिकली बंगाल इस तरीके से इंडिपेंडेंट होता है। नाउ इफ यू टॉक सम मोर अबाउट बंगाल, तो बंगाल के बारे में एक और ये चीज थी कि भाई बंगाल को जो रूलर था, यानी कि जो जिसने इंडिपेंडेंट घोषित किया, जैसे फर्रुखशियार के बाद की बात करते हैं तो फर्रुखशियार तो एक लेटर मुगल था। तो उसके बाद जैसे चीज आती है, तो उस समय जैसे मुर्शिद कुली खान था, तो उसके बाद के जो सक्सेसर हुए उन्होंने क्या किया, दे आर कैपेबल, उन्होंने एक बहुत ही अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर थे। तो उन्होंने रिफॉर्म किया, एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा किया और बंगाल को और भी ज़्यादा प्रॉस्पेरस बनाया। साथ ही साथ में एक कंट्रोल और उसके बाद कंट्रोल्ड तरीके से रेवेन्यू कलेक्शन किया। अब देखिए, रेवेन्यू कलेक्शन के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस्ड थे, इसलिए उन्होंने जो है इजारदारी और उसके बाद फिर तकावी एक सिस्टम था, एक इसको इंट्रोड्यूस किया रेवेन्यू कलेक्शन के लिए। तो अब रेवेन्यू जब कलेक्ट होने लगा, तो रेवेन्यू कलेक्शन का जो डिपार्टमेंट था वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट इसने बनाया, बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल थे कि मीन्स कि यू हैव टू पे द रेवेन्यू टैक्सेस इंक्लूडिंग। तो इसमें ये सारी चीज़ें होती हैं। हालांकि इसके लिए पीजेंट्स में बहुत सारे रिवॉर्ड्स भी हुए, छोटे मोटे रिलीजियस भी हुए, लेकिन उसको सप्रेस कर दिया गया। सो नाउ इफ वी talk about Awadh, which was also a prosperous but during the time of the independent state. Now Awadh, so at the time of Muhammad Shah, so Muhammad Shah appointed Shahadat Khan as a governor of Awadh in 1722. तो शाहादत खान को गवर्नर बना दिया जाता है मोहम्मद शाह के द्वारा 1722 में अवध का। देन तो क्या हुआ, मेन उसको क्यों बनाया जाता है, क्योंकि उस समय जो जमींदार थे उन्होंने टैक्सेस को पे करने के लिए मना कर दिया था कि ऐसा है कि हम जो रूलर है मुगल का, हम उसको टैक्स पे नहीं करेंगे। तो और उन्होंने क्या किया कि रिबेलियन स्टार्ट कर दिया, रिवॉल्ट शुरू कर दिया, किन्होंने, जमींदारों ने, अगेंस्ट मोहम्मद शाह, जो कि उस समय अवध का रूलर था, मुगल का एक रूलर था। देन तो उसके रिवॉल्ट को, रिबेलियन को सप्रेस करने के लिए शहादत खान को वहां पर एज अ गवर्नर बना के भेजा जाता है। तो वो क्या, शहादत खान क्या कहता है कि इनके रिबेलियंस एक्टिविटीज को, रिवॉल्ट को वो वहां पे पूरी तरीके से सप्रेस्ड कर देता है और रिफॉर्म करता है एक नया रेवेन्यू सिस्टम। अब इस रेवेन्यू सिस्टम में हाँ थोड़ा सा इसमें स्ट्रिक्टनेस कम की जाती है, सच दैट कि वो जो पीजेंट्स हैं वो भी उसको पे कर सके और जो मुगल एम्पायर है उसके पास टैक्सेशन होता भी रहे। देन अब धीरे धीरे उसने क्या किया कि पूरे के पूरे जो ऑफिस थे मेन एडमिनिस्ट्रेशन के, जैसे हम सूबेदार की बात करते हैं तो सूबेदार यानी कौन होता था, सूबेदार पॉलिटिकल हेड होता था, फौजदार कौन होता था, मिलिट्री हेड होता था, और दीवान कौन होता था, रेवेन्यू हेड होता था। तो दीज वर द इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट्स एंड पोस्ट जो उसने अपने अंडर में ले ली थी एंड वर्क एज अ कंबाइंड ऑफिसर। नाउ देन ही फॉलोड बाय हिज सक्सेसर सफदरजंग। तो उसके बाद सफदरजंग उसका सक्सेसर बनता है इन 1739। सफदरजंग को हम अब्दुल मंसूर खान के नाम से भी जानते हैं। देन एबल सक्सेसर, तो इसकी अब अवध की बात करते हैं। तो अवध के जब ये इंडिपेंडेंट घोषित हुआ, इंडिपेंडेंट कब घोषित हो गया था, शहादत खान ने इसको इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया अवध को। देयर आफ्टर उसकी जो कैपिटल सिटी है वो लखनऊ, अवध की जो कैपिटल सिटी है एस्टैब्लिश एज लखनऊ एंड इट इज द सेंट्रल सेंटर ऑफ आर्ट एंड कल्चर इन अवध। तो अवध का एक केंद्र था संस्कृति और कला का। देन
he was able successor and administrators। तो जब ये इंडिपेंडेंट घोषित हुआ तो उसके जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हुए वो बहुत ही एबल थे, उसके जो सक्सेसर्स थे वो बहुत ही अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर्स थे। तो इसी के चलते बहुत ही ज़्यादा वहाँ अवध में पीस और प्रॉस्पेरिटी देखने को मिलती है आफ्टर गेटिंग इंडिपेंडेंस। इफ यू टॉक अबाउट हैदराबाद विच वाज आल्सो अ ग्रेट प्रोविंस, देन चिन किलिच खान, जो चिन किलिच खान था was a powerful noble in the court of फर्रुखशियार एंड मोहम्मद शाह। तो फर्रुखशियार और मोहम्मद शाह के टाइम पीरियड में ये आपका चिन किलिच खान एक बहुत ही पावरफुल नोबल था। तो पावरफुल नोबल होने के साथ साथ एक बहुत ही अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर भी था और रेवेन्यू ऑफिसर भी था। देन ही वाज आल्सो अवॉर्डेड एज अ टाइटल निजामुल मुल्क अशरफ जाह। तो मोहम्मद शाह ने उसको इस टाइटल उसको दिया, जिसका नाम, किस नाम से टाइटल को जाना जाता है, निजामुल मुल्क अशरफ जाह। तो निजाम की उपाधि दी गई, किसी भी मुल्क की निजाम की उपाधि दी गई, ठीक है। देन हैड अ चार्ज टू गवर्न डेक्कन इन 1722। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर है कि 1722 में उसको चार्ज दे दिया गया टू गवर्न डेक्कन के प्रोविंसेस में शासन करने का उसको चार्ज दे दिया गया। देन उसके बाद क्या आता है कि वो डेक्कन में आता है और डेक्कन में आने के बाद वो हैदराबाद नाम की एक स्टेट को डेवलप करता है इन 1724। यानी कि वहाँ के प्रोविंसेस में जो छोटे मोटे रीजनल रूलर्स होते हैं उनके ऊपर डोमिनेट करके वहाँ पे अपने एडमिनिस्ट्रेशन को रखता है और हैदराबाद स्टेट की वो इस्टेब्लिश करता है इन 1724। नाउ अब अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए अब जानता था कि जो हमारा मुगल रूलर है वो इनएफिशिएंट है, इनकैपेबल है। देन अब उसने क्या किया कि अपने से ही, यानी बिना मोहम्मद शाह के परमिशन से उसने मनसबदार को अपॉइंट किया, यानी कई सारे मनसबदार को अपॉइंट किया एंड ग्रांटेड देम जागीर्स। और धीरे धीरे क्या कर रहा था कि उस जागीर के जो टैक्सेशन होता था, टैक्स कलेक्शन होता था, उसको करते करते अब इसकी खुद के कौन थे, अब मनसबदार भी इसके फेवर में थे और जागीरदार भी इनके फेवर में थे और पीजेंट्स तो फेवर में हो ही गए, क्योंकि पीजेंट्स के ऊपर जो कंट्रोल था वो उन मनसबदारों को था जो टैक्स कलेक्ट करते थे। इस तरीके से वो डोमिनेट करने लगा और डेक्कन में उसने एक ऐसा स्टेट डेवलप किया जिसकी वजह से वो कह सकते हैं कि ये हैदराबाद एक इंडिपेंडेंट स्टेट हो गया। देन देयर सक्सेसर्स ऑफ निजामुल मुल्क वेर नोन एज निजाम। और इसके जो सक्सेसर्स हुए इसके बाद के निजामुल मुल्क के, सबको निजाम के नाम से जाना जाने लगा। भरतपुर अंडर जाट्स। तो बेसिकली जाट्स वो फार्मर्स, तो बेसिकली जो जाट्स थे वो फार्मर्स थे अराउंड दिल्ली, मथुरा एंड आगरा। तो दिल्ली, मथुरा और आगरा से बिलोंग करने वाले जो जाट्स थे वो बेसिकली फार्मर्स थे। और उसके बाद दे फाउंडेड द इंडिपेंडेंट किंगडम ऑफ भरतपुर। और उन्होंने इंडिपेंडेंट किंगडम भरतपुर को फाउंड किया, एस्टेब्लिश किया और खुद को भी इंडिपेंडेंट घोषित किया। देन उनमें से कुछ जो इंडिपेंडेंट जो रूलर्स थे वो कौन से हुए, वो थे चूड़ामन, बदन सिंह, सूरजमल। तो दीज आर द पावरफुल Jat chiefs. Basically they are farmers. But soon after the death of सूरजमल, लेकिन सूरजमल के तुरंत मौत के बाद, मृत्यु के बाद, ठीक है, ये इनकी जो पावर्स थी पूरी तरीके से खत्म हो जाती है, डिक्लाइन हो जाती है 1763 में। So the Rajputs. So during the reign of औरंगजेब, राजपूत रिवॉल्टेड अगेंस्ट मुगल्स। तो राजपूत ने क्या किया कि औरंगजेब जैसे ही मरता है तो उसके बाद इन्होंने रिवॉल्ट शुरू कर दिया। अब देखिए सीधी सी बात है, मैं मानता हूँ अकबर ने मैट्रिमोनियल अलायंस जरूर इनसे एस्टेब्लिश किया था, लेकिन उसके पीछे अकबर का खुद का स्वार्थ था, ठीक है, उसको फायदा था। अपने फायदे के लिए उसने जो है इनसे मैट्रिमोनियल अलायंस स्थापित किया था और दीन इलाही वगैरह आपने सुना होगा कि इसकी स्थापना की थी। बट आखिर इनको जरूरत क्या पड़ी राजपूत को, जब सारी की सारी चीजें अच्छी चल रही थी, राजपूत के साथ अच्छा था, तो आखिर क्या चीजें हुई। मैंने इसके पहले वाले वीडियो में आपको बताया कि औरंगजेब के टाइम में ही इनका रिवॉल्ट शुरू हो गया था, क्योंकि इन्होंने धर्म के आधार पर औरंगजेब ने धर्म के आधार पर राजपूतों को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया गया था, ठीक है। देन अब क्या हुआ, तो उसपे सवाई राजा जयसिंह का नाम आता है कि वो फाउंडेड द इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ राजपूत, जिसको हम जयपुर कहते हैं। तो जयपुर नाम की एक सिटी को एस्टेब्लिश करते हैं, फाउंड करते हैं और खुद को और अपने जयपुर को इंडिपेंडेंट स्टेट घोषित करते हैं और जयपुर को कैपिटल भी बनाते हैं।
Then after that he was also interested in astronomy, उनको एस्ट्रोनॉमी में दिलचस्पी थी, ठीक है, साइंस में। और उसके बाद इन्होंने काफ़ी सारे लेबोरेटरीज या कह सकते हैं एस्ट्रोनॉमिकल लेबोरेटरीज, जिसको हम ऑब्जर्वेटरीज कहते हैं, उसको इस्टेब्लिश किया, उसको बनाया। और जैसे कि दिल्ली में आप देख सकते हैं, जयपुर में, मथुरा में, उज्जैन और बनारस में इन्होंने ऐसी ऑब्जर्वेटरीज को बनाया। तो इससे ये पता चलता है कि हाँ, इंडिपेंडेंट होने के बाद काफ़ी सारी चीज़ें, एक्टिविटीज़ लोग कर सकते। नाउ इफ यू टॉक अबाउट द पंजाब अंडर सिक्स, नाउ the 10th or the last Guru of Sikhs, Guru Gobind Singh, established Khalsa in 1699 AD। जो सिखों के 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, उन्होंने खालसा की स्थापना 1699 AD में की। अब हुआ क्या कि देन इसके बाद जो लीडरशिप है, ठीक है, जो लीडरशिप है वो बंगा बहादुर के हाथ में चली जाती है। आफ्टर द डेथ ऑफ गुरु गोविंद सिंह, तो बंगा बहादुर के हाथ में चली जाती है। और बंगा बहादुर को बचपन में हम कृष्ण देव के लक्ष्मण देव के नाम से जानते थे। और इस्टेब्लिश, तो इन्होंने बंगा बहादुर ने, ये कपूर सिंह एक नाम आता है जो कि इन्हीं के सक्सेसर है बंगा बहादुर के। तो कपूर सिंह ने क्या किया कि इस्टेब्लिश्ड किया क्या, दल खालसा। इंपॉर्टेंट टर्म है दल खालसा। तो कपूर सिंह established दल खालसा after बंगा बहादुर। Then he was succeeded by the another ruler or member जस्सा सिंह आहलूवालिया। जस्सा सिंह आहलूवालिया ने इनका कार्यभार आगे चलकर संभाला। Then दल खालसा, later on the दल खालसा was divided into 12 मिसल्स। तो ये जो दल खालसा है ये 10 मिसल में डिवाइड किया गया। और किसने किया? जस्सा सिंह आहलूवालिया ने इसको डिवाइडेड इनटू 12 मिसल। ध्यान रखिएगा, ये मिसल है और दल खालसा। तो आगे चलकर जस्सा ने क्या किया कि इनको दल खालसा को 12 मिसल्स में डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पर नाम, ये जो टर्म है मिसल, ये क्या है? तो एक कनिंघम, एक हिस्टोरियन है, तो उन्होंने, कनिंघम ने मिसल के बारे में क्या कहा कि मिसल का मतलब होता है एक जैसा। मिसल का मतलब होता है एक जैसा या एक समान। ओके, नाउ दल खालसा को 12 मिसल में डिवाइड किया गया और हर एक मिसल का अपना झंडा होता था, अपना नाम होता था और साथ ही साथ में अपना निशान होता था, अपनी पहचान होती थी। अब आगे चल के क्या हुआ कि इन मिसल के अपने अपने रूलर भी होते थे, जो अपनी मिसल की सुरक्षा के लिए दूसरे मिसलों से हमेशा लड़ते रहते थे। छोटे मोटे जो बैटल्स होते, जो वॉर्स होती थी, वो होती रहती थी अपने आप को डोमिनेट करने के लिए। ठीक है, आगे मैं इसके बारे में बताऊंगा। देन मिसल की बात तो हो गई। तो हुआ क्या कि इन मिसलों का काम क्या था और ये जो दल खालसा था बेसिकली इनका काम क्या था? आपको पता होगा कि अफगान का यहाँ पर इन्वेड हुआ था। देर आफ्टर मुगलों की जो मुगल एम्पायर स्टैब्लिश्ड हुआ था, फिर उसके बाद ये जो सिख थे इनके ऊपर पूरी तरीके से ये हावी हो गए थे। तो इनके जो अत्याचार थे मुगलों के, और उसके कारण इन्होंने दल खालसा की स्थापना की। और साथ ही साथ में जो अव्यवस्था आई थी एडमिनिस्ट्रेशन में और उसके बाद सारी चीज़ों में, उसको समाप्त करने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए 1753 में एक सिस्टम, राखी सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक है, तो जो अर्थव्यवस्था में या फाइनेंशियल क्राइसिस आए 1753 में, लोगों के ऊपर जो अत्याचार किए जाते थे और जो उधर के सिख लोग थे, पीजेंट्स थे, उनके ऊपर अत्याचार किए जाते थे, तो उन चीज़ों को ख़त्म करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए 1753 में राखी सिस्टम व इंट्रोड्यूस्ड, राखी सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया। देन व्हाट वाज द राखी सिस्टम? तो राखी सिस्टम इज अ सिस्टम विच हैविंग 1/4 ऑफ प्रोड्यूस टेकन बाय the member of Dal Khalsa and given to each member for the protection of the villages. So जो 1/5 जो भाग था, 1/5 जो पार्ट था प्रोड्यूस का, वो पीजेंट से लिया जाता था। किसको दिया जाता था? दल खालसा का, दल खालसा को। और दल खालसा के मेंबर्स क्या करते थे? इसके एवज में उनके गांव को प्रोटेक्ट करते थे मुगल्स के जो रूलर्स थे, मुगल्स की जो फौजें थी उसके अगेंस्ट, तो उसको प्रोटेक्ट करते थे, उनसे प्रोटेक्ट करते थे। आगे चल के क्या हुआ कि जो रंजीत महाराजा रंजीत सिंह जो थे, उन्होंने यूनाइट किया। ठीक है, हैज यूनाइटेड these missiles into a one framework and framed a kingdom, found a kingdom Punjab.
ठीक है, इस तरीके से सिखों ने पंजाब को एक इंडिपेंडेंट स्टेट फाउंड किया, घोषित किया। So dear students, it is all about today's session. We have discussed the three provinces, the three largest provinces in India during the later Mughal. Okay, the Awadh, the Punjab, Hyderabad, Bengal.